नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान भूगोल में एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ हैं इस नदियों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे और 3 आधारों पर इसको डिवाइड करके हम देखेंगे। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नदियों से रिलेटेड एक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी प्रकार का प्रश्न होता है। थोड़ा सा इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, नदियों को ढंग से आपको मैप के अंदर भी इसको दर्शाना पड़ेगा। तो आप यदि इसको सही दृष्टिकोण से सही ढंग से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके इसको पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न आपका कभी गलत होगा। बिल्कुल ईजी है, आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजस्थान की जो नदियां हैं इस नदियों को अपन 3 आधारों पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदी, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो सामान्यतः राजस्थान के मैप में अपन देखते हैं, चूँकि हमने अरावली प्रदेश को पढ़ा और जब हमने अरावली प्रदेश को पढ़ा तो राजस्थान के अंदर जो अरावली प्रदेश है वो एक जल विभाजक का कार्य करती है, एक क्रस्ट लाइन का काम करती है अरावली। और जब अरावली जल विभाजक का काम करती है तो आपको पता है अरावली के पूर्व और पश्चिम में, तो याद रखना अरावली की पूर्व के अंदर जितनी सारी नदियां बहती है वो अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। याद रखना सामान्यतः बंगाल की खाड़ी के अंदर जो अरावली की पूर्व में जो नदियां बहती है वो सारी नदियां अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ याद रखनी। उसके बाद में बात करते हैं अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर के अंदर आपको याद रखना अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिम में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो सारा जल अपना कहाँ ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं तो इन नदियों को अपन डिटेल से एक एक करके देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो याद रखना चंबल नदी है सबसे बड़ी, उसके बाद बनास की बात करेंगे, बनास की सहायक बेड़च, मेलान, चंबल की सहायक नदी काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, बाणगंगा और गंभीर, ये महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जिसको हम एक एक करके डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से जो प्रश्न आता है बहुत ही मतलब अच्छा प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आजकल एग्जाम में सहायक नदी आपको पूछी जाएगी, हर जो नदियाँ इसकी छोटी छोटी कुछ सहायक नदियाँ भी है, उन नदियों को भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए अरब सागर के अंदर जो गिरने वाली नदियाँ हैं उसमें मेनली अपन देखेंगे माई नदी की बात करेंगे, उसके बाद में साबरमती, उसके बाद में पश्चिमी बनास, लूनी की सहायक जवाई, जोजड़ी, सोम और जखम। तो ये मेनली आपके अरब सागर के अंदर अपना जल ले जाने वाली नदियाँ। अब देखिए राजस्थान के अंदर आपको पता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अलावा कुछ ऐसी नदियाँ भी है, आपको पता है सामान्यतः जो वर्षा ऋतु के अंदर जब ये नदियाँ बहती है, लेकिन ये नदियाँ अपना जल किसी समुद्र तक नहीं ले जाती, यानी कहने का मतलब किसी खाड़ी या समुद्र तक अपना जल नहीं ले जाती है। इस प्रकार की जो प्रवाह प्रणाली है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। और याद रखना आपको राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम जो पार्ट है वो किसका है, आंतरिक प्रवाह जो प्रणाली है इसका सबसे ज़्यादा कितना है, 60.2% भाग पर राजस्थान के अंदर कौन सी नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की। लेकिन ये छोटी मोटी नदियां हैं। आपको देखिए आंतरिक प्रवाह के अंदर कई सारी नदियां हैं। आप पूरे राजस्थान के अंदर देखोगे तो आपको पता वर्षा ऋतु के अंदर जब बारिश ज़्यादा होती है तो नदी नाले बहते हैं, उनको स्थानीय उस क्षेत्र हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। तो आपको सारी नदियाँ नहीं पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चीज़ें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ नदियाँ हैं जो एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उनकी अपन बात करें। तो देखिए ये नदियाँ अपना जल किसी समुद्र तक नहीं ले जाती है बल्कि रेतीली भूमि में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और इसमें अपन मेनली जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं उसमें अपन बात करेंगे, घग्गर नदी की देखेंगे, उसके अलावा कांतली नदी है, कांकनी नदी है, मेंता है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है। ठीक, इन सभी नदियों की अपन बात करेंगे आंतरिक प्रवाह के। तो कहने का मतलब 7, 8, 9 नदियां हैं लगभग। तो इस नदियों को हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि भाई नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी झील में गिरती है, इसके अलावा उस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, स्थानीय नाम क्या क्या। ये मतलब मेनली आप हर किसी नदी को पढ़ो तो 3-4 बातें आपको याद रखना। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नदी का जो उद्गम स्थल है उसकी अपन बात करेंगे, इसके बाद में ये नदी किस में जाकर गिरती है उसकी अपन बात करेंगे, यानी ऑरिजिन और आपका लास्ट पॉइंट कहाँ पे जाकर ये गिरती है उसका ध्यान रखना। इसके अलावा नदियों के अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसका प्रवाह क्षेत्र, और प्रवाह क्षेत्र का मतलब ये नदी राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और सहायक नदियों के बाद में अपन देखेंगे इस नदी के ऊपर कोई महत्वपूर्ण बांध बना हुआ उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी वर्तमान में अपन देखा जाए तो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो ये है कि नदियाँ आपको उसकी सहायक नदियाँ याद रखनी। देखिए चूंकि बड़ी नदी है उसकी सहायक नदियाँ तो सबको पता रहती है, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं
उसकी भी सहायक नदियाँ हैं, तो उसका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। भले ही आपको भारत के भूगोल से प्रश्न पूछा जाए नदियों का, तो वहाँ पर भी सहायक नदियों का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। भले ही आपको विश्व भूगोल के अंदर जो नदियाँ हैं उसका जो प्रवाह क्षेत्र है, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उससे रिलेटेड आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन प्रयास करेंगे राजस्थान की नदियाँ, इसको अपन 3 वीडियो के अंदर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज अपन प्रयास करेंगे राजस्थान नदियों के अंदर सबसे पहले देखेंगे आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं, जिसका जो सबसे मैक्सिमम पार्ट है 60.2%। हम इन तीनों नदियों को, तीनों प्रवाह प्रणालियों को ढंग से देखा जाए, आपको बोल दे कि भाई राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं, इसका एक क्रम बताइए। तो क्रम आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो इसका है आंतरिक प्रवाह का है, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी, और सबसे कम किसका है, अरब सागर। तो ये थोड़ा सा आपको ऑर्डर आपको ध्यान रखना। कई बार अपन क्या करते हैं कि जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो उस हिसाब से अपन इसका जो अफवाह या प्रवाह क्षेत्र है इसको ज़्यादा मान लें, तो ये ऐसा नहीं है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। पूरे राजस्थान के अंदर आपको पता है वर्षा ऋतु के अंदर कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो अपना जल भले ही किसी समुद्र तक नहीं ले जाती है, लेकिन कुछ दूरी तक बहती है और रेतीली भूमि के अंदर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये मेनली आपको याद रखना। अब देखिए राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवाह जो प्रणाली है, उसमें अपन सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे, घग्गर नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए घग्गर नदी की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, घग्गर नदी में सबसे पहले इसका जो प्राचीन नाम है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको ध्वस्तती नदी बोलते हैं, या इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको उद्गम स्थल की अपन बात करें, घग्गर नदी राजस्थान में, या अपन बात करें इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश की। याद रखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं या कालका की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये नदी निकलती है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिवालिक पहाड़ी है, वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल। तो वहाँ से निकलने के बाद में अपन इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के बाद जब ये नदी आगे प्रवाहित होती है तो आपके हरियाणा के अंदर कुछ भाग इसका है, और हरियाणा के बाद में जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो प्रवेश कहाँ से करती है, तो याद रखना टिब्बी तहसील। याद रखिएगा टिब्बी तहसील तलवाड़ा स्थान से ये प्रवेश करती है। ठीक है, टिब्बी तहसील तलवाड़ा, टिब्बी से ये राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो अंतिम स्थान है, तो ये कहाँ तक जाता है अपना जल, भटनेर हनुमानगढ़। याद रखना, आपको पूछा जाए सामान्यतः घग्गर नदी का जो अंतिम पॉइंट है, जो कि आपको पता है कई बार क्या होता है, जब पीछे शिवालिक पहाड़ी, वहाँ पे अपन बात करें हिमालय क्षेत्र में जब वर्षा ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होने की वजह से जब पानी ज़्यादा होता है, तो कई बार इसका जो पानी है अधिक वर्षा होने पर ये गंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक ही प्रवाहित होती है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जब वर्षा ज़्यादा होती है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो इसका पानी पाकिस्तान तक भी चला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जब पानी अधिक होता इस घग्गर नदी में, तो पाकिस्तान की कोट अब्बास तक ही जाती। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह कई बार एग्जाम में पूछी हुई है कि कोट अब्बास। तो आपको याद रखना है, जब शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक जो पहाड़ी है, हिमालय जो क्षेत्र है, वहाँ पे जब वर्षा ज़्यादा होती है, तो इस नदी के अंदर जो पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से सामान्यतः राजस्थान के अंदर जो घग्गर नदी है, इसका जो अंतिम पॉइंट वो भटनेर हनुमानगढ़ है। लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है तो इसका पानी गंगानगर के अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, इसके अलावा ये पाकिस्तान के कोट अब्बास तक भी जाती है। और वहाँ पे इसका एक स्थानीय नाम है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी घग्गर नदी है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसका जो प्रवाह है इसको किस नाम से जाना जाता है, हकरा नदी के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट, जहाँ पाकिस्तान की नदी बहती है वहाँ किस नाम से जानी जाती है, हकरा नदी। और अपन राजस्थान की बात करें, क्योंकि टिब्बी से प्रवेश करती है, और टिब्बी से प्रवेश करने के बाद में जब राजस्थान के अंदर बहती है, और राजस्थान के अंदर इस नदी का जो प्रवाह है वो किस नाम से जाना जाता है, नाली। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के अंदर जो घग्गर नदी का जो प्रवाह है इसको किस नाम से जाना जाता है, नाली। और ये पाकिस्तान में जब बहती है तो वहाँ ये किस नाम से जानी जाती है, हकरा नदी। सामान्यतः मैंने आपको बोला जब बारिश ज़्यादा होती है उस स्थिति के अंदर ये बहती। बाकी जनरल वे में जो नॉर्मल स्थिति के अंदर आपको याद रखना, इसका जो अंतिम स्थान है वो है आपका भटनेर हनुमानगढ़। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि ऐसी भी किंवदंती इतिहास में सुनने को मिलती है कि भाई ये जो आपकी घग्गर नदी है, ये आपको याद रखना प्राचीन सरस्वती नदी है, वो इस घग्गर नदी के पेटे में बहा करती थी। ये भी आपको याद रखना, प्राचीन सरस्वती नदी इस घग्गर नदी के पेटे में बहा करती थी। ठीक है, तो ये आपकी घग्गर नदी बिल्कुल नीचे है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको निकलती कहाँ से है,
और इसके बाद इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे। और उसके बाद में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि राजस्थान के अंदर इसके प्रवाह को नाली बोलते हैं, और ये वर्षा जब ज़्यादा होती है तो इसका पानी पाकिस्तान तक जाता है और वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, हकरा नदी। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखिए घग्गर नदी के बाद में हम आंतरिक प्रवाह की अगली नदी की बात करें तो आंतरिक प्रवाह की जो अगली नदी है उसमें अपन मेनली बात कर रहे हैं कांकने नदी। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कांकने नदी, जिसका स्थानीय भाषा के अंदर जो नाम है इसको बोलते हैं मसूरदी नदी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मसूरदी नदी याद रखना है। कांकने नदी का जो स्थानीय भाषा के अंदर जो नाम है इसको किस नाम से जाना जाता है, मसूरदी नदी। ठीक है, अब देखिए इसकी अपन बात करते हैं कांकने नदी का जो उद्गम स्थल है, तो ये आपको याद रखना, कांकने नदी कहाँ से निकलती है, जैसलमेर जिले के अंदर आपको याद रखना कोठारी गाँव के अंदर जो पहाड़ियाँ वहाँ से इस नदी का ऑरिजिन पॉइंट है। याद रखिए जैसे जैसलमेर जिले के अंदर मान लीजिए ये कोठारी गांव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद में कई बार क्या होता है, जब पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब अधिक वर्षा होती है तो ये अस्थायी एक झील का निर्माण करती है। उस अस्थायी झील को किस नाम से जाना जाता है, बुज झील। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना है। जब पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर या उस इलाके के अंदर जब वर्षा ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है कि अस्थायी झील का निर्माण करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बुज झील। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगली नदी की अपन बात करें आंतरिक प्रवाह की, तो वो है आपकी कांतली नदी। देखिए कांकरे नदी और कांतली नदी थोड़ा सा ज़रूर याद रखना। कांतली नदी की बात करूँ तो इसका जो उद्गम स्थल है ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। देखिए ये नदी कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी। ये आपके जैसे दिख रहा है, ये आपके खंडेला की पहाड़ी। तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है और ये सीकर के बाद झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में कहते हैं कि चूरू की सीमा पर ये क्या हो जाती है, रेतीली भूमि के अंदर विलीन हो जाती है। तो याद रखना राजस्थान के अंदर आपको पता है 2 ऐसे जिले जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती, बीकानेर और चूरू, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेतीली जगह है, बहुत ज़्यादा आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से वर्षा भी कम होती, इस वजह से आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं बहुत कम है। मैंने जैसलमेर के अंदर आपको ये जो कांकरे नदी है, क्योंकि जैसलमेर का कुछ क्षेत्र है पथरीला क्षेत्र है, आपको याद रखना, तो वहाँ पे बारिश के दिनों के अंदर कुछ नदियाँ बहती है, तो ये आपको याद रखना। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर चूरू और बीकानेर, यहाँ पे पूरे राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ कोई नदी नहीं। लेकिन आपको कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती, तो कोटा संभाग। यहाँ पर पढ़ेंगे, सारी नदियाँ पढ़ेंगे, चाहे चंबल की बात हो, चाहे काली सिंध की बात हो, चाहे पार्वती की बात हो, चाहे परवन की बात हो, चाहे, ठीक है, ये सारी नदियाँ यहाँ पर देखेंगे इसको एक एक करके। तो देखिए, तो कहने का मतलब आपको याद रखना, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से, और प्रवाह क्षेत्र है वो सीकर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर, ये आपको याद रखना है। अब देखिए राजस्थान के अंदर जो कांतली नदी का जो प्रवाह है इसको किस नाम से जाना जाता है, तोरावाटी। तोरावाटी आपको याद रखना, तोरावाटी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ तोरावाटी। ठीक है, इसके अलावा जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी के किनारे पे एक राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्र युगीन सभ्यता है, आपको याद रखना, गणेश्वर सभ्यता। अपन राजस्थान इतिहास के अंदर अपन सभ्यताओं का जब डिस्कस करेंगे तो उस समय आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप जब भी सभ्यता को पढ़ते हो तो कोई भी सभ्यता डेवलप होती है वो हमेशा किसी न किसी नदी के किनारे होती है। क्योंकि उस ज़माने के अंदर आपको पता है कि परिवहन के लिए आपको पता है कि जो नाव के जरिए जो व्यापार होता था, ताकि जो भी वस्तुएं, सभ्यता जो भी डेवलप होती थी, जो भी वस्तुएं बनती थी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक ही परिवहन का एक ही रास्ता था, वो था आपका जल परिवहन। इस वजह से आपको याद रखना, राजस्थान के अंदर जो अधिकांश जो सभ्यता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किसी न किसी नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है, कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता डेवलप हुई, उस सभ्यता का नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता, जिसको अपन राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद में राजस्थान की अगली नदी की अपन बात करें, वो है आपकी मेंथा नदी। और मेंथा नदी का जो उद्गम स्थल है वो जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ी से जब निकलती है तो जयपुर के बाद में सीकर में, सीकर के बाद में नागौर, और आपको पता है नागौर के अंदर जो सांबर झील है, सांबर झील के अंदर ये गिर जाती है। तो आपको याद रखना कि इसका प्रवाह क्षेत्र आप याद रखना है, जयपुर, जयपुर से सीकर और सीकर से नागौर, और नागौर के अंदर सांबर झील। ठीक है, तो ये 3-4 बातें याद। अब देखिए मैंने थोड़ा सा इस सांबर झील को थोड़ा डिटेल में बताया आपको। देखिए सांबर झील अब जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा, सांबर झील के अंदर 4 नदियाँ गिरती जो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए एक तो आपकी हो गई, देखिए एक तो आपकी मेंथा हो गई। मेंथा कहाँ से निकलती है, मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से। और एक आपके खंडेला की पहाड़ी से खंडेला नदी निकलती है, आपको याद रखना, वो भी कहाँ गिरती है, सांबर झील के अंदर। और एक जयपुर की पहाड़ी से खारी नदी निकलती, वो भी कहाँ गिरती है, सांबर झील में।
और एक अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी, वो भी यहाँ गिरती है। सांबर, तो सांबर के अंदर 4 नदी देखिए, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा, याद रखना बहुत ही महत्व। इन चारों नदियों में से ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो इस सांबर झील के अंदर जो लवणीय कण लाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, मेंथा नदी। तो याद रखना, ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि सांबर झील के अंदर सबसे ज्यादा जो लवणीयता की जो मात्रा है या जो लवणीयता का जो अंश होता है वो कौन सी नदी में है, आपके मेंथा नदी में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, जब अपन सांबर झील पढ़ेंगे तो वापस से जिक्र करेंगे कि सांबर झील के अंदर सबसे ज्यादा जो 4 नदियां गिरती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा, तो इन चारों और नदियों में से सबसे ज्यादा जो लवणीयता की मात्रा होती है, जो लवणीय जो कण होते हैं, वो कौन सी नदी लाती है, आपके मेंथा नदी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। कांकने, उसके बाद में हमने कांतली के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में मेंथा, और इसके अलावा राजस्थान की कुछ छोटी मोटी और नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साबी नदी, देखिए साबी नदी की मैं बात करूं तो साबी नदी का सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका उद्गम स्थल। तो ये साबी नदी जयपुर के अंदर सेवर की पहाड़ी से निकलती। कहाँ से निकलती? सेवर की पहाड़ी, जयपुर से। और साबी नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो ये जयपुर के बाद अलवर और हरियाणा के गुरुग्राम तक जाती है। याद रखना, हरियाणा के अंदर जो जिसका प्राचीन नाम गुरुग्राम है और वर्तमान में उस गुरुग्राम नाम से जानते हैं। तो देखिए इस नदी का जो प्रवाह है वो हरियाणा के गुरुग्राम तक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस साबी नदी पर अकबर ने कई बार पुल बनाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। तो देखिए साबी नदी उद्गम स्थल कहाँ से है? सेवर की पहाड़ी, जयपुर। देखिए एग्जाम के अंदर आजकल प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, आपको एक तरफ नदियों के नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ आपको बोल देंगे भाई इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो आपको उद्गम स्थल से प्रश्न को क्या करना, सुमेलित करना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आंतरिक प्रवाह का आप पेपर उठा के देखना तो ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आते। देखिए नदियों से रिलेटेड या तो आपको उद्गम स्थल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा 3-4 नदी दे के भाई बोलेंगे इस नदी का जो उपनाम है या इसके प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न को भी सुमेलित करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी नदी के ऊपर कोई विशेष बांध बना हुआ हो, महत्वपूर्ण जो बांध हो, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मतलब क्या है, और या फिर एक तरफ नदी दे के एक तरफ सामने आपको सहायक नदियों का क्रम दिया जा सकता है, कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा नहीं है, या फिर इसको सुमेलित करिए। तो मतलब है 4-5 टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता है पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे नदियों से लंबाई से रिलेटेड, आजकल ऐसे आंकड़ों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्योंकि आपको पता है जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो सारा सिलेबस है। आजकल देखो इकोनॉमिक सर्वे भी एग्जाम में आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे से ही कई ऐसे प्रश्न डाटा के पूछे जाते हैं। तो भूगोल से आप उम्मीद करिए कि यहाँ से डेटा से रिलेटेड प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। आप कई स्टूडेंट लंबाई को लेकर के भ्रमित होते हैं कि इस नदी की लंबाई इतनी है, इस बुक में इतनी। आपको ऐसा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको लंबाई से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप बड़े नॉलेज के लिए भले ही जानकर रख लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम में इस प्रकार के डेटा को नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हमेशा विवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी होती है वो ऐसे प्रश्न से हमेशा बचने की कोशिश करती है। क्योंकि फाइनली जब ऐसा प्रश्न डालते हैं 2-2, 3-3 किताबों में अलग अलग उत्तर होने की वजह से जब चैलेंज होता है और फिर उसको डिलीट करना पड़ता है, तो उससे पहले आरपीएससी ये चाहती है कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं दिया जाए। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो साबी नदी। उसके बाद में अगली जो आंतरिक प्रवाह की जो नदी है उसकी अपन बात करते हैं रूपा रेल, जिसका एक नाम है लसावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उद्गम स्थल की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो अलवर जिले के अंदर, आपको याद रखना, थानागाजी के अंदर उदयनाथ की पहाड़ी से नदी निकलती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है अलवर और भरतपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ये नदी बहती है और आपको याद रखना जिसका नाम है रूपा रेल या लसावरी नदी। तो मेनली आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियों में ज़्यादा इतना कंटेंट नहीं है, संक्षिप्त जानकारी है। घग्गर नदी को छोड़ करके बाकी नदियों के ज़्यादा जानकारी, आप केवल उद्गम स्थल का ध्यान रखिए। बाकी आपको पता है नदी ऐसी है केवल बारिश के दिनों में हल्की फुल्की बहती है और बाकी सूख जाती है। इस वजह से इसमें कोई ज़्यादा इतना ऑथेंटिक आपको लंबी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस संक्षिप्त में ये ध्यान रखिए कि भाई आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थल कहाँ से है। इसके अलावा कोई और विशेष खास बात, इसके प्रवाह क्षेत्र को इस नाम से जानते हैं या फिर इसकी नदी के किनारे कोई सभ्यता डेवलप हुई हो तो वो आप ध्यान रखिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको मैटर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 5, 7, 8 जो नदियाँ हैं इनका आप अच्छे से पढ़ लो तो इससे बाहर प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं जाएगा। मेनली अपन बात करेंगे जब बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा अपन डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे नदियों से जैसे अपन बात करते बंगाल की खाड़ी तो वहाँ नदियाँ भी ज़्यादा है। इसके अलावा थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी नदियाँ हैं, आपको नदियों का कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ विलीन होती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ,
जो नदियों का जो जाल है, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में नदियाँ आपको बहुत ही ईजी लगेगी, सबसे ईजी टॉपिक है। और यूँ समझा जाए तो नदियाँ जब समझ में नहीं आती है, मैप आपको अच्छे से कवर नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। बाकी बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ है उसको समझाने का मैंने प्रयास किया। और अगले वीडियो के अंदर हम अरब सागरीय या बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।